हाँ लग रहा है कमेंट तो आ रहे हैं आप लोगों के। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों की जो दुआएं थी वो कबूल हो गई भाई। वापस आ गए हम। और केमिकल काइनेटिक्स से बेटा स्टार्ट करेंगे। प्लानर में एक्चुअल में सॉलिड स्टेट था, लेकिन सॉलिड स्टेट में आपके कुछ मॉडल्स लगते हैं उसको समझाने के लिए। बॉल वाले कुछ मॉडल होते हैं, कुछ एनिमेशन वगैरह जिन पर काम चल रहा है अभी। तो जैसे ही वो रेडी हो जाएंगे तो सॉलिड स्टेट अपना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब केमिकल काइनेटिक्स हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम सॉलिड स्टेट पर आएंगे। क्योंकि आपको सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आना चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन करके, बॉल वाले मॉडल दिखा के, क्योंकि उसमें पैकिंग वगैरह समझानी पड़ती है, कुछ एनिमेशन का यूज करके, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे। इसलिए चैप्टर को स्विच किया गया है। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत कुछ भी नहीं है। सॉलिड स्टेट बाद में हम पढ़ेंगे, काइनेटिक्स पहले पढ़ेंगे। क्लियर है सभी लोगों को? क्लियर है एकदम? फटाफट से बता दो। क्लियर है सभी लोगों को? आपके कमेंट्स मुझे दिख नहीं रहे। एक मिनट। चलो क्लियर है एकदम, है ना? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। पहले 2 मिनट आप लोगों से बातें करेंगे, बहुत दिन से मिले नहीं हो आप लोग, मुलाकात हमारी हो नहीं पाई। ठीक है? अरे इतना तेज तेज करोगे भाई कमेंट? चलो भाई। इसमें से भी आवाज आ रही है यार, कहां से बंद होती है ये? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्पीकर में से भी आवाज आने लगी थी। सभी लोगों को क्लियर है कि केमिकल काइनेटिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं? जो लोग नए जुड़े हैं उनको भी मैं बता देता हूं कि सॉलिड स्टेट में कुछ मॉडल्स की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बाद में कवर करेंगे। मॉडल्स अभी बन रहे हैं, बन जाएंगे तो 3D विजुअलाइजेशन आपका हो जाएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है? तो कहानी स्टार्ट करेंगे अपन केमिकल काइनेटिक्स से। किसी को कोई डाउट? शुरू करें? सभी लोग रेडी हो? करें स्टार्ट? सब चीजें क्लियर, वीडियो ऑडियो सब बढ़िया एकदम? स्टार्ट करते हैं फिर कहानी। कॉपी और पेन लेके बैठो। हवा में मत देखो, लेक्चर है ना। कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे। जो जो चीजें पढ़ाते जाऊंगा एक एक चीज अच्छे से कवर करते जाना। ठीक? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स बेटा चैप्टर का नाम है। और अगर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें कि केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, तो बेटा केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट या फिर वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं ना। तो अगर मैं बात करूं आपसे केमिकल काइनेटिक्स में, तो सबसे पहले आज का अपना गोल है रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं बिल्कुल बेसिक पॉइंट, बेसिक पॉइंट क्या है इसका? बेसिक पॉइंट ये है कि इन दिस चैप्टर द रेट, वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ रिएक्शन, द रेट, वेलोसिटी एंड, आप रेट बोलो, वेलोसिटी बोलो या स्पीड ऑफ रिएक्शन बोलो, उसकी स्टडी की जाती है।
है ना। इन दिस चैप्टर द रेट और वेलोसिटी और स्पीड ऑफ रिएक्शन इज स्टडीड। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे सारी चीजें, है ना, बिल्कुल बेसिक से। बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें समझेंगे। आवाज क्लियर आ रही ना आपको? इन दिस चैप्टर द रेट और वेलोसिटी और स्पीड ऑफ रिएक्शन इज स्टडीड। लिखते जाओ साथ साथ, है ना, साथ साथ में आप लिखते जाएंगे, ठीक है। और चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे अच्छे से, ठीक। एक बच्चा कह रहा हमारी तो पहली क्लास है, बहुत सही टाइम पे आए हो एकदम, है ना। चलो क्लियर एकदम। इस चैप्टर में हम किसके बारे में बात करेंगे? रेट के बारे में, मतलब कितनी तेजी से रिएक्शन हो रही है, कितनी स्लो रिएक्शन हो रही है, कितनी मॉडरेट टाइप की रिएक्शन हो रही है। वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, ठीक है। केमिस्ट्री में ये दोनों सेम चलते हैं, फिजिक्स में अलग अलग होते हैं, केमिस्ट्री में सेम चलते हैं, ठीक है। तो आज का अपना गोल ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन हम स्टडी करेंगे, और इस चैप्टर में ही हम पूरा रेट के बारे में, वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, है ना। चलें आगे, लिखते जाओ साथ साथ, है ना, नोट्स भी बनाते जाना अच्छे से। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रेट की, ध्यान से देखना जरा। रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? रेट को हम डिफाइन कर सकते हैं मोल के टर्म्स में, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, प्रेशर के टर्म्स में, ठीक है। ध्यान से सुनना, किस किस टर्म में आप डिफाइन कर सकते हो? मोल, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर के टर्म में डिफाइन कर सकते हो। जैसे बहुत सिंपल सा अगर मैं समझाऊं आपसे आपसे एक बात बोलूं मैं, कि आप बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, या सिंपल रेट के बारे में बताओ चलो क्या होता है। मान लो किसी एक पर्टिकुलर स्पीसी, कोई एक रिएक्शन अगर मैं ले लूं, ठीक है, जैसे मैं रिएक्शन ले रहा हूं ए से क्या बन रहा है बेटा? प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। ए से क्या बन रहा है? कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। ए क्या है? कोई रिएक्टेंट है, उससे कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब ए मेरे पास रिएक्टेंट है, इससे कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, तो ए की कुछ कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं T1 टाइम पर बोलूं इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, और T2 टाइम पे बोलूं इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है। भाई अगर रिएक्टेंट है तो वो प्रोडक्ट बनाएगा, तो रिएक्टेंट कुछ कम होगा और प्रोडक्ट बनेगा। और बेसिक चीज आपको इसमें ये ध्यान रखनी है कि रिएक्टेंट बेटा जो होता है वो स्टार्टिंग में प्रेजेंट होता है और ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। तो किसी T1 टाइम पर मैंने बोल दिया कि C1 कॉन्सेंट्रेशन है, T2 टाइम पर C2 बोल दिया, तो रेट को कैसे डिफाइन करोगे? बहुत सिंपल सा है। रेट कैसे डिफाइन करोगे आप? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ऐसे करोगे ना। मतलब कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज है और टाइम में कितना चेंज है। कॉन्सेंट्रेशन का चेंज ऊपर रखेंगे और टाइम का चेंज बेटा नीचे रखेंगे, ठीक है। तो रेट को हम ऐसे लिखेंगे, क्या? रेट इज इक्वल टू change in concentration divided by change in time, ठीक है। अभी मैं आपको इसके फॉर्म में भी लिखना बताऊंगा, C1 C2 के फॉर्म में भी लिखना बताऊंगा, है ना। तो रेट को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ये मैंने रिएक्टेंट से समझाया, आप प्रोडक्ट से भी समझा सकते हो कि किसी पर्टिकुलर T1 टाइम पर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कुछ मान ली, किसी T2 टाइम पर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कुछ मान ली, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम को रेट लिख सकते हो। मैंने आपको रिएक्टेंट से समझाया, आप रिएक्टेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में भी, मतलब इन कॉन्सेंट्रेशन को आप प्रोडक्ट के लिए मान के भी रेट लिख सकते हो। मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं कि रेट क्या होता है। रेट क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, क्लियर एकदम। आवाज तो बेटा यहां से फुल है, वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है क्या? चेक करें, वैसे आनी तो नहीं चाहिए, फुल है यहां से तो।
पूछ लेते हैं एक बार। चलें आगे बढ़े। आवाज तो क्लियर आनी चाहिए, आप लोग थोड़ा ऊपर लगा लेते हैं, माइक नीचे लगा होगा। अब क्लियर है एकदम। तो मैंने क्या समझाया आपको बेटा, मैंने आपको रेट समझाया अभी, है ना। अभी धीमे धीमे अपन आगे बढ़ेंगे। रेट को सिंपल समझ लो क्या होता है। रेट क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक, अब तुम उसको रिएक्टेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, चलें आगे। नोट कर लिया आप लोगों ने? ये सभी लोगों ने नोट कर लिया? चेक करके बताओ। चलो बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पर। हम रेट ऑफ रिएक्शन को कितने टाइप से डिफाइन कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन को अपन डिफाइन कर सकते हैं दो टाइप से। रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है बेटा पहला वाला और एक दूसरा वाला, है ना। एक होता है नंबर वन, इसको बोलते हैं एवरेज रेट। एवरेज रेट कौन सी रेट? एवरेज रेट। जब आपका टाइम इंटरवल कुछ दिया जाए, ठीक है, कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल हो, 5 मिनट 10 मिनट 20 सेकंड, ऐसा कुछ टाइम इंटरवल हो तो एवरेज रेट बोलते हैं। और अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो, तो उसके लिए हम लिखते हैं क्या? इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट। तो रेट को बेटा दो टाइप से हम बोलते हैं, एक एवरेज रेट और एक क्या होती है? इंस्टेंटेनियस रेट। कैसे लिख सकता हूं मैं? ध्यान से देखना। एवरेज रेट इज इक्वल टू डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, डेल्टा सी क्या है? डेल्टा सी क्या है बेटा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। और डेल्टा टी क्या है बेटा? चेंज इन टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो डेल्टा सी बाय डेल्टा टी लिखा है तो क्या बोलोगे? एवरेज बोलोगे, है ना। और इंस्टेंटेनियस के लिए क्या लिखोगे? इंस्टेंटेनियस के लिए लिखोगे आप व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपको रेट निकालना। ये मैं बहुत बेसिक समझा रहा हूं आपको, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, है ना। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना है, मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो उस टाइम पर बेटा रेट आर इज इक्वल टू हम लिखते हैं डीसी बाय डीटी। ये लिखते हैं, ध्यान से, बहुत आराम से समझना ये बात, है ना। एक तो ये हो गया आपका और एक ये हो गया। तो ध्यान रखना, डेल्टा कब लगाते हैं बताओ जरा फटाफट से। डेल्टा कब लगाते हैं? एवरेज के लिए डेल्टा लगाते हैं। एवरेज के लिए क्या लगाते हैं? डेल्टा लगाते हैं। और इंस्टेंटेनियस के लिए क्या लगाते हैं? डी लगाते हैं। जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको निकालना है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? क्लियर है एकदम? हाँ बहुत बढ़िया। तो एवरेज रेट हम तब लिखेंगे जब डेल्टा लगाना होगा, और इंस्टेंटेनियस के लिए ये लिखना है डी। अब मैंने आपको बोला था 3 टाइप से डिफाइन करते हो। कितने टाइप से? 3 टाइप से। तो ये जो लिखा है ना डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, मैं अगर कॉन्सेंट्रेशन के अलावा लिखना चाहूं तो रेट को मैं किस फॉर्म में डिफाइन करूंगा? अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन के अलावा रेट को लिखना चाहूं तो डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और प्रेशर के फॉर्म में लिखना चाहूं तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये कौन सी रेट हो गई? एवरेज हो गई। अगर इंस्टेंटेनियस लिखना है तो आर डीएन बाई डी टी और आर डीपी बाई डी टी। देखो सही है। ये किसके फॉर्म में लिख रहा हूं मैं? ये वाला चेंज इन मोल्स। चेंज इन मोल्स।
ठीक है, ये तो आप जानते हो डेल्टा टी चेंज इन टाइम, और ये क्या है, चेंज इन प्रेशर। क्या है बेटा, चेंज इन प्रेशर। ठीक, और यहां क्या लिखा है मैंने, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। एक ये वाला और एक ये वाला, ध्यान से देख लो आप अच्छे से। ठीक है, ये एवरेज रेट हो गई और ये हो गई क्या, इंस्टेंटेनियस। सॉरी, ये भी एवरेज है, ये क्या हो गई, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, एकदम क्लियर है मामला। यहां मैं आर को थोड़ा नीचे ऐसे लिख देता हूं। तीनों क्लियर हैं आपको, तीनों क्लियर हैं एकदम। जब डेल्टा टी 0 होगा तो dt क्या होगा। देखो बेटा, ये जो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होता है ना, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तुम्हें निकालना होता है, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालने का एक तरीका होता है। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। स्लोप से आप निकालते हो, है ना, ये जो dc बाई dt है ना, ये स्लोप होता है, स्लोप से आप निकालते हो, वो भी अपन सीखेंगे। पहले आप ये समझ लो, देखो मेरे साथ चलते जाओ, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, जंप मत करो, सारी चीजें क्लियर होंगी, टेंशन मत लो उसके बारे में, है ना। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, फटाफट से बात कर लेते दोबारा से। ठीक है, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया है ना, और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, रेट के बारे में या वेलोसिटी के बारे में या स्पीड के बारे में। तो अब इनको डिफाइन कर लो, क्या होती है रेट। ठीक है, रेट, वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, मोल के फॉर्म में भी लिख सकते हो, प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, है ना। तो ये मैंने क्या लिखा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ऐसा समझाने के लिए मैंने रिएक्टेंट के फॉर्म में लिया, प्रोडक्ट से भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद में आपके पास आ गया कि कितने टाइप की रेट होती है बेटा, दो टाइप की रेट होती है। कितने टाइप की, दो टाइप की रेट होती है। ठीक है, तो दो टाइप की रेट होती है, एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट। जब कोई लार्ज टाइम इंटरवल होता है तो एवरेज रेट लेते हैं है ना, और स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए इंस्टेंटेनियस। कैसे लेना है वो अभी बात करेंगे, अभी अपन बेसिक चीजें क्लियर कर रहे हैं एकदम, है ना। कैसे लेना है वो सिखा दूंगा मैं आपको, एवरेज कैसे निकाल ली, इंस्टेंटेनियस कैसे निकाल ली है। तो एवरेज रेट कैसे लिख रहे हो, ऐसे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन मोल्स अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम, ऐसे लिख सकते हो आप, है ना। और अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो dt लगा देंगे, d आ जाएगा वहां पे। ठीक है, वो स्लोप से हम निकाल लेंगे अभी आराम से। एक बच्चा पूछ रहा है RxN का मतलब क्या है। RxN मतलब रिएक्शन, कहीं लिखा होगा मैंने शायद। RxN मतलब बेटा शॉर्ट फॉर्म है, ये रिएक्शन होता है ना। क्लियर एकदम, चलें आगे। ये एकदम क्लियर है, फटाफट से बता दो। अभी मैं आपको सब लिखना बता दूंगा, एवरेज रेट कैसे लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस कैसे लिखते हैं। एवरेज मैंने अभी डिफाइन किया ना, एवरेज रेट का मतलब कोई लार्ज टाइम इंटरवल के लिए निकालना है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, लार्ज टाइम इंटरवल के लिए, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना है तो इंस्टेंटेनियस। अभी मैं इन दोनों को अच्छे से डिफाइन करूंगा, एवरेज और इंस्टेंटेनियस में कैसे आप डिफरेंस कर सकते हो। ठीक है, क्लियर एकदम। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको रेट के बारे में और समझा देता हूं जरा, फिर आता हूं वापस, इस पर आऊंगा अभी मैं वापस, है ना। चलो ध्यान से देखना जरा। अभी आपने मुझसे पूछा कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या फर्क है, तो ध्यान से समझना जरा। एक तरफ मैं लिख रहा हूं एवरेज रेट और एक तरफ मैं लिख रहा हूं इंस्टेंटेनियस रेट। अब जरा समझ लो, है ना, दोनों में डिफरेंस आप समझ जाओगे, डेफिनेशन क्लियर समझ जाओगे, है ना। ठीक है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के लिए क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना। मेरे पास एक रिएक्शन है R और इससे प्रोडक्ट बन रहा है P। एक रिएक्शन है R, इससे प्रोडक्ट क्या बन रहा है P। रिएक्शन
रिएक्टेंट आर है, इससे क्या बन रहा है पी, एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। यहां भी हम यही रिएक्शन ले रहे हैं, आर से पी, ठीक। अब मुझे यहां पर टाइम t1 पर रेट दे रखी है R1, सॉरी रेट नहीं, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है R1, किसकी, इसकी, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है P1। टाइम t2 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन R2 और इसकी P2, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूं ब्रैकेट में। ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या हो जाता है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इस तरीके से समझ लो जरा बात को बिल्कुल ध्यान से, बहुत आसान है। R एक रिएक्टेंट है, P एक प्रोडक्ट है। T इज इक्वल टू T1 पर, मतलब T1 टाइम पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन R1 है, इसकी R2 है, इसकी P1 है, इसकी P2 है। तो मैं रेट कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना जरा। रेट कैसे लिखते हो, मैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में आपको समझा रहा हूं, है ना। तो क्या आएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यही लिखोगे आप, ध्यान से समझना जरा। क्लियर। R से P एक रिएक्शन दे रखी है, T1 पर R1 कॉन्सेंट्रेशन, T2 पर R2 कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट की P1 और इसकी P2। तो रेट मैंने क्या लिखा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब ध्यान से सुनना जरा, ध्यान से। अब मैं अगर रिएक्टेंट के फॉर्म में यहां पर R रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है। और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूंगा तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यही लिखूंगा ना। चेंज कैसे लिखते हो आप बेटा, चेंज कैसे लिखते हो, चेंज, चेंज कैसे लिखते हो, चेंज तो ऐसे लिखते हो ना, सही है ना। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल ऐसे लिखते हो। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास रिएक्टेंट है, ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो बताओ कौन सा कम होगा और कौन सा बढ़ेगा, बोलो फटाफट से बोलो। बहुत अच्छी चीज पूछ रहा हूं मैं आपसे, बेसिक सी चीज है लेकिन अच्छी है, बताओ जल्दी फटाफट। अगर ये रिएक्शन हो रही है ऐसे, ये रिएक्शन आपकी हो रही है ऐसे, मतलब R से क्या बन रहा है, P बन रहा है। तो आप मुझे बताएं R1 और R2 में से R2 बड़ा होगा या R1 बड़ा होगा, फटाफट से बोलें। R2 बड़ा होगा या R1, ये बता दें बस आप मुझे, फटाफट से बता दें। अगर ये रिएक्शन हो रही है, ध्यान से सुनना, अगर ये रिएक्शन हो रही है तो R2 बड़ा होगा या R1 बड़ा होगा, बताओ। अगर ये रिएक्शन हो रही है तो R2 बड़ा होगा या R1 बड़ा होगा, जल्दी बोलें। मान लो R1 सपोज 5 मोल पर लीटर है और R से P बन रहा है, तो बेटा 5 से तो कम ही होगी ना। मान लो 2 हो गई, 5 से 2 हो गई, तो आप यहां कितना रखोगे, 2। ध्यान से देखना, 5 से 2 हो गई, ये मान लो 5 है, ये 2 मोल पर लीटर हो गई, तो यहां क्या लिखोगे, 2 - 5 किसी पर्टिकुलर टाइम पर। मान लो ये 5 थी 10 सेकंड पर और 2 हो गई 20 सेकंड के बाद, तो 20 - 10 यहां लिखोगे। तो बेटा ये वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव, जो कि सरासर गलत है। रेट नेगेटिव कैसे हो सकती है, रेट नेगेटिव नहीं हो सकती। इसीलिए रेट को पॉजिटिव बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, यहां पर एक बहुत बढ़िया चीज करनी होगी। क्या, यहां पर एक बहुत बढ़िया चीज करनी होगी, इसके बाहर नेगेटिव लगाना होगा आपको। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना भैया, इधर देखो, कहां देख रहे हो, इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने यहां पर नेगेटिव क्यों लगाया, मैंने यहां नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि R2 क्या होगा, छोटा, और R1 होगा बड़ा। क्लियर है एकदम। बाहर माइनस लगाना, क्यों, क्योंकि रेट को तुम्हें क्या बनाना है, प्लस बनाना है। रेट को तुम्हें क्या बनाना है, प्लस बनाना है।
रेट नेगेटिव थोड़ी हो सकती है, पागल हो गया, रेट नेगेटिव कैसे होगी, है ना। चाय आ गई मेरी, थोड़ा गला भी गर्म कर ले, फटाफट से बताओ जरा, क्लियर एकदम। क्या चाय बनाते हैं भाई लोग, मस्त, क्लियर एकदम। मॉड देखो, मैथ्स पढ़ रहे हो ज्यादा तो मॉड लगा रहे हो, केमिस्ट्री में माइनस लगाते, प्लस बनाना है ना, माइनस लगा दो। अरे भाई रेट नेगेटिव कैसे हो सकती, नहीं ना, तो बाहर माइनस लगा दो, क्या दिक्कत है। केमिस्ट्री वाले ऐसा सोचते हैं, मैथ्स वाले मॉड सोचते होंगे। सही है। आगे बढ़े। इधर अब मुझे बताओ, ये क्लियर हो गया आपको। अब मैं ये वाली चीज थोड़ी हटा देता हूं, है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। ये क्लियर हो गया ना आपको एकदम। अब आप मुझे बताएं ध्यान से, बताना, बताओगे पक्का, एकदम क्लियर। P1 और P2 में कौन सा बड़ा होगा, P1 बड़ा होगा या P2 बड़ा होगा, अगर ये रिएक्शन बढ़ रही है तो बताओ, फटाफट से बोलो, P1 बड़ा होगा कि P2, बोले जल्दी बोले। अकेले अकेले, वाह भाई, अकेले ही पियेंगे चाहे तो। P1 बड़ा होगा कि P2, जल्दी बोलो फटाफट से। पीतू। एक लिखता पीतू। P1 बड़ा होगा या P2, P2 बड़ा होगा ऑब्वियसली, क्यों, R से P बन रहा है ना। अरे भैया R से P बन रहा है तो किसी पर्टिकुलर टाइम, मान लो 10 सेकेंड पर P1 है सपोज 2, मान लिया ऐसे मैंने, है ना, 20 सेकेंड पर ये है 5, कैसे लिखोगे रेट, 5 - 2/20 - 10, ऐसे ही लिखोगे ना। और ये वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब ये एकदम सही है, बाहर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। और बेटा लॉजिकली देखें तो प्लस क्यों लगा रहे हो, बात तो बराबर ही है। कई लोग बोलते हैं सर एक काम करो, आप यहां पर ऐसे प्लस लगा दो, क्यों ऊपर माइनस लगाया था। बेटा अगर हम यहां प्लस नहीं भी लगाते तब भी तो बात सही थी, ऐसे ही लिखा रहने देते, सही थी ना। अब आपकी इच्छा, आप चाहो प्लस लगाना तो यहां प्लस लगा लो, यहां लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा। हाँ, यहां माइनस दिखाना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू आपको प्लस निकालनी, क्योंकि रेट नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, समझ गए बात एकदम क्लियर। समझ गए। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर R2 बड़ा हो तो, भाई मेरे इधर देख ले, अगर कोई रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो कम ही होगा ना रिएक्टेंट, ऑब्वियसली। यार क्या पूछ रहे हो यार तुम, भाई अगर कोई चीज कंज्यूम हो रही तो कम होगी ना, बढ़ कैसे जाएगी भाई, सही है ना, क्लियर। समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो भाई ये हटा दें, तो आपको ये चीज क्लियर समझ में आ गई कि रेट में हम क्या लगा रहे हैं, ये क्लियर हो गया एकदम, माइनस क्यों लगाया और यहां प्लस क्यों लगाया, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखनी बात। अब इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करना है तुम्हें, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ये जो लिखा है ना, ये रेट कौन सी है, एवरेज रेट है, ठीक है, ये एवरेज रेट लिख रहा हूं मैं। और इंस्टेंटेनियस में क्या करो, आर से पी है, वही कहानी है यहां पर भी, है ना। इसको हटा देता हूं मैं, क्योंकि आप लोग नोट्स भी तो बनाओगे अच्छे वाले। चलो ध्यान से देखना, तो आर इंस्टेंटेनियस -d, सही है ना, -d/dt, किसके लिए, इसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, और इंस्टेंटेनियस के लिए प्लस dp/dt। बस ये ध्यान रखो, यहां माइनस लगाना होगा, यहां प्लस लगाना होगा। और अब जो तुम्हारा चेंज है डेल्टा टी, वो टेंड्स टू 0 है,
और डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है तो डेल्टा टी रिप्लेस हो जाता है किससे? dt से। और इसको हम और अच्छे से ग्राफिकल एनालिसिस से समझेंगे। ग्राफिकल एनालिसिस अगले टर्न पे, मतलब कल पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना। तो इसको ग्राफिकल एनालिसिस से और एक्सप्लोर करेंगे, है ना। चलें आगे। ये ध्यान रखो, ये माइनस क्यों लगाया यहां पर, है ना, क्लियर होना चाहिए। माइनस मैंने इसलिए लगाया है कि रिएक्टेंट कम होता है, प्रोडक्ट बढ़ता है ना। जैसे 10 सेकंड से 20 सेकंड तक आप जा रहे हो तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। ठीक, क्लियर। चलो भाई आगे बढ़े। अब मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना बता रहा हूं, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से लिखना इसको। जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी जिंदगी की कि किसी भी रिएक्शन के लिए रेट क्या लिखना है। ठीक है, किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कैसे लिखेंगे, ध्यान से रखना, ध्यान से देखना जरा। अल्फा ए प्लस बीटा बी, ध्यान से समझना जरा बात को। अल्फा ए बीटा बी कोई रिएक्शन दे रखी है, गामा सी प्लस डेल्टा डी, ये एक केमिकल रिएक्शन है और बेटा ये बैलेंस होनी चाहिए। अगर ये रिएक्शन बैलेंस है तभी हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बोलेंगे। अगर बैलेंस नहीं है, देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान रखना, ठीक है, शुड बी बैलेंस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बैलेंस्ड है तभी हम रेट ऑफ रिएक्शन, ROR, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है रेट ऑफ रिएक्शन, और RXN का फुल फॉर्म है रिएक्शन। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहा हूं यहां पर। और ये मैं क्या बता रहा हूं आपको, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये अपना पॉइंट है, लिखना है हमें, है ना। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, पहले आप लोग इक्वेशन नोट करो, फिर मैं आपको लिखना बता रहा हूं फटाफट से। इक्वेशन लिख लो आप पहले आराम से, ये वाली, ये इक्वेशन लिख लो सभी लोग फटाफट से कॉपी में। हवा में नहीं देखने लेक्चर ना, हवा में देखोगे तो हवा से निकल जाओगे ऊपर। सौरभ सिंह कह रहे कौन सा चैप्टर, कहां थे भाई, क्या टॉस करा रहे थे क्या IPL का, सिक्का उछला और गिरा तुम्हारे पक्ष में। चलें। डेल्टा C बाई डेल्टा टी, डेल्टा N बाई डेल्टा टी, डेल्टा P बाई डेल्टा टी धीमे धीमे आएगा, चिंता नहीं करेंगे, पहले आप समझते जाएंगे। ठीक है, लिख लिया। चलो, अल्फा ए प्लस बीटा बी गामा सी प्लस डेल्टा डी, और ये बैलेंस होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो ROR कैसे लिखेंगे। रिएक्टेंट के लिए बहुत ध्यान से सुनना बात को, रिएक्टेंट के लिए क्या लगाते हो साइन, नेगेटिव। मैंने अभी सिखाया था आपको, क्या लगाते हो, नेगेटिव, है ना। और मैं ये रेट कौन सी लिख रहा हूं, एवरेज लिख रहा हूं। आप इंस्टेंटेनियस भी लिखोगे सेम ऐसे ही, है ना, बस डेल्टा की जगह डी कर देंगे। ठीक, तो माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय जो ये कॉफिशिएंट है, बहुत ध्यान से देखना जरा, जो ये कॉफिशिएंट है क्या है यहां पर, अल्फा। ठीक है, इससे डिवाइड करना है, ये लिखने का बेटा तरीका है। हम स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से डिवाइड करके ही रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। बेटा ये बाय डेफिनेशन है, ध्यान रखना कि हमें किसी भी स्पीसी के कॉफिशिएंट 1 बनाकर रेट निकालने को ही हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। सही है, एकदम क्लियर है एकदम।
ठीक है, ये रेट लिखने का बेटा तरीका है। कुछ डायरेक्ट चीजें आपको याद होनी चाहिए, है ना। हर चीज का आप डेरिवेशन नहीं कर सकते, कुछ डिफाइन ही होता है ना पहले से ही। तो बाय डेफिनेशन ही है ये चीज। तो रिएक्टेंट में नेगेटिव कैसे हुआ? बहुत बढ़िया मोहित कुमार, क्या पूछा है तुमने भाई, कहां थे अभी तक? इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के मैं बता रहा हूं पीछे भाई, कहां थे तुम? कहां गायब हो जाते हो मोहित? तुम्हारी मम्मी तुमको कब से ढूंढ रही है। देखो ये माइनस है, माइनस क्यों लगाया? बताया था मैंने आपको, R1 R2 में से R2 छोटा होगा R1 बड़ा होगा, तभी तो माइनस लगाना पड़ा बाहर, क्योंकि ये वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, रेट नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए बाहर माइनस लगाया। क्या बात कर रहे हो मोहित यार? मोहित इधर देखो, ध्यान से देख लो, इन सभी से समझ लो एक एक बार। रेट ऑफ रिएक्शन मुझे एक ही टर्म में अगर लिखनी है तो एक ही कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज है डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, अल्फा से डिवाइड, कोफिशिएंट से डिवाइड करते, बाय डेफिनेशन ऐसा है। ठीक है, एकदम क्लियर है। वाह मोहित वाह, चलो इज इक्वल टू, ए से हो गया मोहित ओपी, बहुत बढ़िया। इधर आ जाओ जरा, माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय, ये जो दिख रहा है, दिखा चमका ना चमका, देखो ये क्या लिखा है, ये बीटा। तो क्या करने का, बीटा से डिवाइड करने का, इधर पर मोल के लिए डिफाइन होती है बेटा, ये बाय डेफिनेशन ही है। अरे ये डेफिनेशन ही है भाई, एक मोल के लिए ही तुम्हें निकालना है, तभी रेट ऑफ रिएक्शन बोलोगे, है ना। चलें आगे, चलें। देखो ये हो गया, माइनस लगा रहा हूं क्यों? क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट थे। अब देखो जरा आगे बढ़ते, इज इक्वल टू, देखना अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के लिए आप चाहो तो प्लस लिखो या ना लिखो, बात बराबर है। तो क्या लिखेंगे, प्लस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय, देखना बेटा यहां क्या लिखा है, गामा। क्या लिखा है, गामा। क्या लिखा है, गामा, गामा डेल्टा टी। बेटा ये बाय डेफिनेशन ही ऐसा होता है। अब कई बच्चे बोलने से डेफिनेशन भी लिखाओ, बेटा कुछ डेफिनेशन ऐसी होती है जो फॉर्मूले के फॉर्म में भी होती है, केमिस्ट्री में ध्यान रखना, ऐसा भी होता है। आपने बचपन से जो 10th तक पढ़ा था कि बढ़िया तरीके से इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज, तभी आपको फील आता है क्या? देखो अभी भी लिख रहे हैं भाई, कौन है ये? डेसिमेशन तो दो सर, प्रियल, अरे मैं वही तो बोल रहा हूं, कई डेफिनेशन ऐसे भी होती है इसके फॉर्म में, केमिस्ट्री में ऐसा भी होता है ना। बचपन वाली नहीं, इट इज डिफाइंड एज, बचपन से रटते हुए आ रहे हो तो वाह, वैसे ही लिखोगे। देखो जरा ध्यान से, मैंने रेट ऑफ रिएक्शन तो बताया ना आपको, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखी क्या तुमने? वो तो बाकायदा लिखी थी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। क्या बात कर रहे हो यार प्रियल, देखो कहां गया? क्या तुम इसको डेफिनेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकते? वाह यार महान लोग, देखो लिख लो, इट इज डिफाइंड एज, आई फील डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज change in concentration or moles or pressure per unit time, पर यूनिट टाइम। आया मजा? अब क्या बात है, लो हो गई डेफिनेशन। इसको बोलते हैं क्या, डेफिनेशन। क्लियर है? स्टार लगा दे इस पे 10-12, क्यों प्रियल? सही है, ये हो गई डेफिनेशन। क्या यार 12वीं क्लास में आ गए हो तुम, थोड़ा सा तो मतलब, क्या बच्चे यार, थोड़ा सा चलाया करो, है ना। ठीक है, डेफिनेशन देखो, फटाफट लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, लिखो लिखो, जल्दी लिखो, डेफिनेशन लिखाइए भाई। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे डेफिनेशन लिखी है, लिखो लिखो लिखो। ठीक है, चलो भाई प्रियल ओपी, चले आगे बढ़े।
यहां आ जाओ वापस, मेन काम कीजिए। देखो क्या लिखा है, जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट बात। इसको तुम छोड़ रहे हो, तुम कहां जा रहे हो भाई, किस दुनिया में ले गए मुझे भी। चलो यहां ये हो गया क्लियर, रिएक्टेंट के लिए माइनस, प्रोडक्ट के लिए प्लस। ठीक है, आगे देखो, ये हो गया क्लियर। अब डी से समझ लो, आप इसको डी के फॉर्म में भी लिख सकते हो। मतलब देखो जरा ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन को आप ए के फॉर्म में भी लिख सकते हो, बी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, सी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, बड़ा डी के फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे? प्लस डेल्टा डी डिवाइडेड बाय, इसका नाम क्या है, डेल्टा। क्या नाम है इसका, डेल्टा। डेल्टा, और इसको भी डेल्टा ही बोलते हैं, डेल्टा डेल्टा टी। मैंने यहां जानबूझ के प्लस लगा दिया। क्यों लगा दिया? मैंने जानबूझ के प्लस इसलिए क्योंकि यहां माइनस लगाया ना, तो आपको याद रहेगा ऐसे ही कि रिएक्टेंट में माइनस और प्रोडक्ट में प्लस होता है। एक बच्चा कह रहा ओपी क्या होता है। वाह यार, क्या डाउट पूछते हो तुम, गजब, मजा आ जाता है। ओपी मतलब ओम प्रकाश। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि रिएक्टेंट कम होता है। प्लस यहां क्यों लगाया? क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ता है। और रेट ऑफ रिएक्शन बाय डेफिनेशन ही होता है क्या, पर मोल के लिए लिखना है तुम्हें कोफिशिएंट से डिवाइड करके। तो ऐसे लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब सर रिएक्टेंट में, जल्दी कमेंट निकल गया तुम्हारा, रिएक्टेंट में नेगेटिव, प्रोडक्ट में बोला। अच्छा हाँ सही है ना सर। बोर्ड में कैसे लिखेंगे? अरे क्या बात कर रहे हो, बोर्ड में ये नहीं आएगा, बोर्ड में ये आएगा, ये आएगा। देखो ये न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड में, है ना। तो उसकी टेंशन मत लो, सब लेके आए अपन, उसके लिए चिंता मत करो, लिखना सीख लो। ठीक है, चलें बेटा, बहुत आराम आराम से समझो चीजों को, क्योंकि ये भाई पहला लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक चीजें क्लियर होंगी तभी मजा आएगा, एग्जाम्पल भी आएगा, चिंता मत करो, देखते जाओ मेरे साथ, तो जुड़े रहो यार तुम। चलो क्लियर एकदम, रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर, ये क्लियर है एकदम। बताओ, कुछ लोगों को मेरी शादी की चिंता हो रही है, कहने सर आ रही हूं। कहां से आते हो यार, कौन से गांव से हो? चलो ये क्लियर है। अब ध्यान से समझना जरा बात को, जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट बात नंबर 1 है ये। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात नंबर 1। ठीक है, एक दूसरी बात भी है। ठीक, अब हम करेंगे इसको कॉपी। अब ध्यान से समझना जरा बात को, है ना। जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट बात नंबर 2, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। ठीक है, और यहां में रेट ऑफ डिसअपियरेंस, बहुत ध्यान से समझना अब जरा बात को, है ना। अब बकवास मत करना, थोड़ा सा बस 5 मिनट ध्यान समझना। रेट ऑफ डिसअपियरेंस कॉमा अपीयरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नंबर 2 है। जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट बात नंबर 1 क्या थी? रेट ऑफ रिएक्शन। और जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट बात नंबर 2 क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस या अपीयरेंस। अब इसको कैसे लिखना है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, एकदम बस 5 मिनट ध्यान दे दो, मजा आ जाएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी रेट से रिलेटेड। बहुत ध्यान से देखना जरा, है ना। समझ लो, एकदम इंपॉर्टेंट बात है। अल्फा ए प्लस बीटा बी गामा सी प्लस डेल्टा डी। ठीक है, अल्फा ए प्लस बीटा बी गामा सी प्लस डेल्टा डी। दिख रही है इक्वेशन आपको एकदम क्लियर? इक्वेशन क्लियर दिख रही है? ठीक, अब मैं क्या लिख रहा हूं देखो, रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ ए। ध्यान से सुनना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। डिसअपियरेंस के लिए लगाते हैं माइनस, और डिसअपियरेंस बेटा लिखना ही तुम्हें रिएक्टेंट के लिए है, तभी तो माइनस लगाओगे भाई। डिसअपियरेंस मतलब कौन डिसअपियर हो रहा है, यानी कि कौन कंज्यूम हो रहा है। तो अगर मेरे पास ये है रिएक्टेंट
और ये है प्रोडक्ट, रिएक्शन आगे बढ़ रही है तो ये कंज्यूम होगा मतलब कम होगा, और ये बढ़ेगा, ये डिसअपियर होगा, ये अपीयर होगा। सही बात है ना? समझ आ रही बात? समझ रहे हो ना भाई? डिसअपियरेंस क्यों लिखा? डिसअपियरेंस क्यों लिखा? मैंने डिसअपियरेंस इसलिए लिखा क्योंकि रिएक्टेंट है ये। डिसअपियरेंस रिएक्टेंट के लिए क्या लगाओगे? माइनस। क्या लिखना है? डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ध्यान से देखना जरा, यहां कॉफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। किसमें? रेट ऑफ डिसअपियरेंस में। डिसअपियरेंस को आप लिख सकते हो रेट ऑफ कंजम्पशन, क्योंकि ये कंज्यूम होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। सही है? तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या लिखना है? माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। इसी तरीके से रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, ये कैसे लिखना है? ये कैसे लिखना है? माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। एक बार आप चारों टर्म देख लो तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। मैं चारों लिख रहा हूं क्या? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, या अपीयरेंस को फॉर्मेशन भी बोलते हैं। माइनस की जगह अब क्या आ जाएगा? प्लस। क्यों? अपीयर हो रहा है मतलब बन रहा है। ठीक है एकदम। और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, ये आएगा प्लस डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। क्या बात ध्यान रखनी है? बिल्कुल ध्यान से। सर रिएक्शन इज रिवर्सिबल? नहीं, रिएक्शन इरिवर्सिबल होगी। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम बाद में देखेंगे, है ना? ये इरिवर्सिबल है। ठीक? हाँ, बहुत सही बहुत सही बहुत सही आयुष। अल्फा नहीं आएगा, कोफिशिएंट नहीं आते, यही तो इसकी डेफिनेशन है। ध्यान से, वही तो मैं बात बोल रहा था आपसे। देखो, जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट बात नंबर 1 क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन में कोफिशिएंट आते हैं, तो जब पर मोल तुम चेंज निकालोगे तो सभी का चेंज ही रेट होता है, तो सभी को ही हम रेट बोलते हैं। कब? जब क्या लिखना हो? रेट ऑफ रिएक्शन। अगर तुम्हें रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, इनके बारे में बात करेंगे तो कोफिशिएंट नहीं आएगा। ध्यान रखना, बाय डेफिनेशन बेटा ऐसा है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस का मतलब सिंपल सा होता है क्या? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ही सेम होते हैं क्या? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए माइनस लगाना है, प्रोडक्ट के लिए प्लस लगाना है। एवरेज भी लिख सकते हो और इंस्टेंटेनियस भी लिख सकते हो। आप चाहो तो इसकी जगह माइनस डीए बाई डी टी लिख लो, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस हो जाएगी। यहां क्या आ जाएगा? माइनस डीबी बाई डी टी लिख लो, ये क्या हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस हो जाएगी। इधर क्या हो जाएगा? प्लस डीसी बाई डी टी। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो एवरेज लिख लो या इंस्टेंटेनियस, जैसा भी आप लिखना चाहो, है ना? बस ये ध्यान रखना, रिएक्शन के कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। मतलब यहां पर रिएक्शन बैलेंस हो या ना हो, जब कोफिशिएंट आना ही नहीं है तो रिएक्शन बैलेंस होने का कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो बेटा? यहां पर कोफिशिएंट इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हम यहां पर सिंपल रेट डिफाइन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्पीसी की। ध्यान रखना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए लिख रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी लिख रहे हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर स्पीसी के लिए हम बात कर रहे हैं। हम पूरी रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। जब रिएक्शन की बात करते हैं तब कोफिशिएंट आता है, जब रिएक्शन की बात नहीं करते हैं ना, सिर्फ स्पीसी की बात करते हैं तो कोफिशिएंट नहीं आता। ध्यान से सुन लो बात को एकदम। जब कभी भी पर्टिकुलर स्पीसी के लिए तुम्हें निकालना है, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल उसकी रेट अलग अलग होगी। सीधा सा है ना भाई। रिएक्शन किससे मिलकर बनी है? एक बात बताओ, रिएक्शन किससे मिलकर बनी है? ए बी सी डी। तो जब तुम रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो इन सब के इक्वल करोगे। कब? रेट ऑफ रिएक्शन के टाइम पर।
लेकिन तुम्हें कोई पर्टिकुलर स्पीसी का ही पूछा है सिर्फ, क्या ए का बता दो, बी का बता दो, सी का बता दो, डी का बता दो, तो किसी एक पर्टिकुलर स्पीसी का पूछा है तो उसका सीधा सीधा चेंज डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। मोर देन 2 रिएक्टेंट हो सकते हैं क्या, और बेटा ये क्या है, 2 है ना, ठीक है, आप तीसरा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां कुछ और कर दो, प्लस कुछ भी, डेल्टा के बाद क्या आता है, अपसाइलन करके कुछ कर दो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ब्रैकेट का मतलब बेटा कॉन्सेंट्रेशन होता है, शुरुआत में ही बताया था मैंने। एक बच्चा पूछ रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, समझ रहे हो बात को, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको पूरा आराम से क्लियर समझा रहा हूं, है ना। अभी तक मैंने एक भी न्यूमेरिकल भी नहीं कराया, वो भी कराऊंगा। अभी आप सिर्फ और सिर्फ टर्म समझ लो क्या होते हैं, है ना, टर्म समझ लो क्या होते हैं। क्लियर, लैग कर रहा है क्या, लैगिंग लैगिंग सा लग रहा है, क्या कहना है, कहना है जिंदा। सही तो आ रहा है, बफरिंग लैग लैग बफरिंग, सही तो आ रहा है। अच्छा, सभी का ही लैग आ रहा है, 1 मिनट रुको। हाँ भाई, चले फिर, अब लैग नहीं हो रहा, आगे आ गया अब तो, सही है अब एकदम। चलें आगे, तो मेरे बहुत अच्छे से बात सुन लो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस कैसे लिखते हैं ना। और ये ध्यान रखना, यहां लिख देता हूं मैं, ये क्लियर सभी लोगों ने लिख लिया ना, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना जरा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और कंजम्पशन, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर कंजम्पशन ऑफ ए को कुछ क्वेश्चंस में रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए भी लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना बहुत ध्यान से। देखो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या कंजम्पशन लिखो, ये मैंने एक एग्जांपल लिया ए के लिए, है ना, ए लिखो या बी लिखो या अपीयरेंस या फॉर्मेशन सी लिखो डी लिखो, है ना। तो ध्यान सुनना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस को कुछ क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर स्पीसी ए बी सी डी जो भी है ना, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट हुआ तो क्या आएगा, माइनस साइन लगाना है आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के लिए, ध्यान रखना बेटा, है ना। समझ रहे हो बात को, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, डिसअपीयरेंस को कंजम्पशन बोलते हैं, को कुछ क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए भी लिखते हैं, ठीक है।
ध्यान से देखना, इसी को ही कॉपी कर रहा हूं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस है कंजम्पशन ऑफ बी को कुछ क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी भी लिखते हैं। क्लियर, एकदम क्लियर। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी को कुछ क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। देखो रेट ऑफ रिएक्शन बस इतना लिखा है, ध्यान सुनना, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है तो उसमें स्टार्टिंग वाला काम करना है, कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। कौन सा वाला, ध्यान से देखते जाना है ना, ये वाला, सॉरी ये नहीं, ये वाला। अगर सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन दिया है तो तुम्हें ये लिखना है, ठीक। अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस या कंजम्पशन लिखा है तो उसके लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए ऐसा भी लिख सकते हो। बी के लिए देख लो, ठीक है, क्वेश्चन से भी समझा देंगे, अभी पहले बेसिक चीजें समझ लो, आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ अपीयरेंस और फॉर्मेशन ऑफ सी को कुछ क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी भी लिखते हैं। देख लो एकदम, अभी एग्जांपल से भी समझा दूंगा, टेंशन मत लो, है ना। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी को कुछ क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी भी लिखते हैं। अपीयरेंस को फॉर्मेशन भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। और रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन ऑफ डी को कुछ क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी भी लिखते हैं। देखो ऐसा है, समझ रहे हो बात को। रेट की वैल्यू जीरो कैसे हो सकती है ना, रेट जीरो थोड़ी होती है, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन में या मोल में या प्रेशर में, ठीक है। अगर एक ही प्रोडक्ट है तो हम एक ही प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे, क्या दिक्कत है। मैं आपको लिखना बता रहा हूं अभी, है ना। चलें आगे, चलें आगे, ये क्लियर है एकदम। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। ये तो चलो हवा वाली बातें होगी सारी, मतलब थ्योरेटिकल बातें, थ्योरी तो थोड़ी हम बनाते हैं ना। अब तुम्हें एग्जाम में सवाल आएगा तो कैसे करना है, ठीक है। देखना जरा ध्यान से, क्वेश्चन देखो क्या है। H2 प्लस I2 से बन रहा है 2HI, ये बन रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, अब बात समझ लो। अब अगर एग्जाम्पल से समझ गया ना तो समझ लो हो गया काम। आज का तुम्हारा आना यहां सफल हुआ और हमारा भी यहां खड़ा रहना सफल हुआ, क्योंकि यही चीज सिखा रहा था मैं आज पूरे लेक्चर में, ठीक है। ध्यान से देखो, क्योंकि आज का जो लेक्चर है ना, आज के लेक्चर से ही एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन वाली चीजें पूछ लेते हैं, है ना। देखें, चलो सबसे पहला पॉइंट, राइट रेट एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, राइट एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, पहला, ठीक। चलो आ जाओ जरा फटाफट से, चलो। राइट एक्सप्रेशन ऑफ क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा जैसे ही तुमने ये पढ़ा तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, क्या रिएक्शन बैलेंस है, क्या रिएक्शन बैलेंस है। क्यों, आपसे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पूछा गया है। बैलेंस है क्या, यस और नो, बैलेंस है क्या, यस और नो, जल्दी से, बैलेंस है क्या, यस, ठीक है, एकदम क्लियर। तो रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है तो बैलेंस है, क्लियर है। अब मैं कैसे लिखता हूं देखो जरा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, देखना जरा कौन सी लिखूं मैं, एवरेज लिख देता हूं, है ना। H2 क्या है, रिएक्टेंट है, I2 क्या है, रिएक्टेंट है, HI क्या है, प्रोडक्ट है। तो क्या लिखूंगा, माइनस लगाऊंगा, क्यों, ये रिएक्टेंट है। डेल्टा H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, और यहां पर क्या है, 1 लिखा है, थोड़ी देर के लिए 1 मान लो ना, तो यहां 1 डेल्टा T। पहला सवाल है इसलिए बहुत बेसिक से बता रहा हूं। यहां जो कोफिशिएंट था ना 1, उससे डिवाइड करना है।
कॉफिशिएंट क्या है, 1 है ना, तो उससे डिवाइड करना है। ठीक, अगला देखो जरा, इज इक्वल टू, ये क्या है, रिएक्टेंट, माइनस लगाएंगे क्या, डेल्टा I2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। कॉफिशिएंट क्या है, कॉफिशिएंट क्या है, थोड़ी देर के लिए 1 लिख लें, तो 1 से डिवाइड कर दो। थोड़ी देर के लिए 1 लिख लिया, क्या दिक्कत है, थोड़ी देर के लिए 1 लिख लिया, क्या समस्या है, 1 तो लिख सकते हो ना। हाँ वेरी गुड, क्या बात है, वाह दामिनी क्या बात है, 1, अरे वाह क्या बात है। इज इक्वल टू, अगला देखना जरा, एच आई क्या है, एच आई, एच आई क्या है, प्रोडक्ट, अरे अब तो समझ गए, प्रोडक्ट है ना, क्या लगाएंगे, प्लस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आई, ये जो ऐसे ब्रैकेट लिख रहा है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आई डिवाइडेड बाय, ये मिल गई 3 चार्ज ना। हेलो 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 हेलो, क्या स्टेटस है फिर, आई आवाज, अरे लगा दी बैटरी भाई, आई आवाज आई, हाँ चलो, ये क्लियर है एकदम, ये क्लियर है, कहाँ रख दिया, चलें आगे। अब ध्यान से देखना, ये क्या लिखा मैंने, राइट एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, सेकंड क्वेश्चन इसी में, राइट एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I2। चलो भाई बताओ, बताओगे, बताओगे, चलो बोलो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I2 बताना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I2 बताना है, बताएं, आया आंसर, लिख लो आप अपना पहले, आया, माइनस डेल्टा I2 बाय डेल्टा, क्या बात है शिखर, अरे वाह गजब, एक वो शिखर है, एक तुम शिखर हो, वाह गजब, बहुत बढ़िया, अरे वाह विमल क्या बात है, जुमा केसरी, बहुत बढ़िया, अरे सही लिखा है, एकदम सही लिखा है, बहुत सही। क्या लिखेंगे देखना जरा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I2, ध्यान से देखो जरा, मैंने क्या बोला था, रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपियरेंस में कॉफिशिएंट नहीं आते, सिंपल इसको उठाओ I2 को बस, तो माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, सिंपल, क्लियर एकदम, सबने लिख लिया होगा ये तो, अरे भाई बोलो यार, लिख लिया ना, इससे आसान क्या होगा, बहुत बढ़िया, क्लियर है एकदम, अरे वाह, अगला सवाल हो जाए, क्या बात है, क्लियर एकदम, एक सवाल और हो जाएगा अभी,
चलो इसी में ही ऐड कर रहा हूं मैं, सब लोगों ने नोट कर लिया, लिख लिया ना? अब देखना इसी में तीसरा पार्ट, थर्ड, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ, ये ऐसे लिख रहा हूं, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू HI। बता सकता है कोई? बता सकता है कोई? बोलो। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू HI। बेटा ये जो विद रेस्पेक्ट टू लिखा है ना, विद रेस्पेक्ट टू, ध्यान करो, ये रेट ऑफ अपीयरेंस ही पूछ रहे हैं आपसे, लेकिन कौन सा वाला? इंस्टेंटेनियस वाला। तो डी लगा देना डेल्टा की जगह यार, सही है ना? बहुत सही हर्ष, क्या बात है, वाह प्रियांशु, सोना बहुत बढ़िया, प्रेरणा अरे गजब, सुदीप, प्रियांशु, डीके, अंजलि, जीशान, नव्या, नेहा, क्या बात है, MD बहुत बढ़िया, गजब, आयुष कुमार, सुमित, अभिषेक, अरे वाह, बस बस आ गया भाई तुम लोगों को समझ में, ठीक है। ओ अभी मैंने कमेंट देखा, माइनस लगा रहा है कोई पागल इंसान। अरे HI तो प्रोडक्ट है ना, अरे यार देखो कहां गया, HI तो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट में प्लस आता है भैया, कहां माइनस लगाते फिर रहे हो? पता नहीं कौन से गांव से आए, बड़ी दूर से आए ये। देखो ये जो लिखा है ना, विद रेस्पेक्ट टू HI, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस के लिए तुम्हें क्या लगाना है? D, ठीक। रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू HI मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI डिवाइडेड बाय DT, बस बस बस, ये आंसर आएगा। चेक कर लो जरा बेटा, यहां कॉफिशिएंट नहीं आएगा ना, कॉफिशिएंट मत लगा देना भैया, कॉफिशिएंट नहीं आएगा, क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत सही, चलो एकदम क्लियर हो गया मामला। अब आप मुझे एक सवाल करके बताएंगे, चलो भाई, दिख रहा है सभी लोगों को क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ें। इफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ROD मतलब डिसअपियरेंस है ना, इफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 इज 2 × 10⁻³ मोलर सेकंड इनवर्स, भाई ये रेट की यूनिट है ये, ठीक है। मैं आपको पीछे ऐड भी करवा देता हूं, फिर आप कर लेना। ये जो लिखा ना मैंने, रेट कहां लिखा है, रेट डिफाइन किया था, ठीक है, यहां पर मैं यूनिट भी लिख देता हूं, यूनिट ऑफ ROR, ठीक है। क्या यूनिट हो जाएगी? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर लिख दो, जिसको मोलर लिख सकते हो, है ना, तो मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स, और नीचे क्या है? टाइम है, तो टाइम इनवर्स सेकंड हो, मिनट हो, और मोल पर लीटर को क्या लिख सकते हो? मोलर टाइम इनवर्स, ठीक है, ऐसा। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिख रहा हूं, अगर प्रेशर के टर्म में लिख रहा हूं तो ATM टाइम इनवर्स ऐसे लिख सकते हो आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो वापस आओ जरा यहां पर, चलो बोलो क्या लग रहा है आंसर? मेरे साथ सवाल को देखेंगे। आपको इसमें इक्वेशन नहीं दी है, तो इक्वेशन आपको बनानी कैसे? H2 से HI वाली इक्वेशन याद होनी चाहिए, यूजुअली याद रहती है आप लोगों को, 11th में आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ के आते ही हो। तो H2HI वाली रिएक्शन N2 और H2 वाली रिएक्शन अमोनिया बनता है, हैवर्स प्रोसेस, SO2O2 वाली रिएक्शन, ये सब आपको याद रहती है, ठीक है। धीमे धीमे यहां भी हो जाएंगी, चिंता मत करो। H2 + I2 ये इक्वेशन है आपके पास, 2HI, ठीक है। आपको बैलेंस रिएक्शन लिखनी है। अब आप देखेंगे क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 दे रखा है, ध्यान से देखना, ध्यान से। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 मतलब ये क्या है? माइनस डेल्टा H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, कितना है? 2 × 10⁻³ मोलर सेकंड इनवर्स। क्लियर है एकदम? ये क्लियर है?
माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी इतना है, ठीक। और फाइंड रेट ऑफ अपीयरेंस, मतलब मुझे क्या निकालना है, प्लस डेल्टा HI डिवाइडेड बाय डेल्टा टी निकालना है। ध्यान से सुनना जरा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये बैलेंस नहीं है। कौन पागल है भाई, कौन पागल है कह रहा बैलेंस नहीं है? दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर दिया क्या? ठीक है, चलें आगे। देखो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ये दे रखा है, ये निकालना है। अब ध्यान से सुनना, रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपियरेंस का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, हम उसको डायरेक्ट बराबर नहीं कर सकते, हम रेट ऑफ रिएक्शन को बराबर कर देते हैं पूरे एक्सप्रेशन को। तो आप मुझे इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख के बताएंगे। इसके लिए ध्यान से देखना, रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। ये वाली चीज तो तुम्हें क्या थी, गिवन थी, ठीक है, ये गिवन थी और ये निकालनी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखूंगा, माइनस डेल्टा H2 डिवाइडेड बाय, यहां क्या लिख सकता हूं 1, तो 1 डेल्टा टी इज इक्वल टू, बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को बराबर कर देते हो तुम, है ना, तो यहां भी 1 लिख सकता हूं, तो क्या आएगा, डेल्टा I2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यहां भी 1 लिख सकता हूं, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन से भी आइडिया लग जाता है कि तुम्हें ये दिया है, ये निकालना है, तो I2 क्यों लिखें, लेकिन चलो पहला क्वेश्चन है तो अपन इसको लिख लेते हैं, ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इक्वल टू प्लस डेल्टा HI अपॉन 2 डेल्टा टी, ठीक है, यहां 1 1 कोफिशिएंट था, यहां 2 है, तो ये 2 आ गया। और ये सारे बराबर होते हैं, क्लियर है, ये सारे बराबर होते हैं। यहां माइनस आएगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है, क्लियर एकदम, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत बढ़िया सिंतु, बहुत बढ़िया, माइनस आएगा, हाँ लगा दिया, माइनस माइनस और ये प्लस, क्लियर एकदम, ठीक है, ठीक है। अब ये चीजें बराबर है ना। अब मैं किस किस को उठाऊंगा, ध्यान से देखना, इतने पार्ट को, ये वाला और ये वाला, यही दोनों हमारे काम के हैं, सही है ना। देखो ये वाला मुझे क्या है, दिया है, और इधर से मुझे इतना पार्ट निकालना है 2 छोड़ के, तो मैं इन दोनों को अगले पेज में बराबर कर रहा हूं, पहले आप ये नोट कर लो, और जिसका आंसर आ गया वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैं इस वाले को और इस वाले को, इन दोनों को बराबर करूंगा, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करो, जल्दी फटाफट से, साथ में लिखते भी जाओ, है ना। चलें आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े, चलो ठीक है ना। अब मैं इन चीज को बराबर कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। माइनस क्या था, माइनस डेल्टा H2 अपॉन 1 डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा HI अपॉन 2 डेल्टा टी। पहला क्वेश्चन है इसलिए पूरा डिटेल में समझा रहा हूं, बाकी आपका डायरेक्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। मुझे कितनी चीज निकालनी है, मुझे ये निकालना है, इतना पार्ट, देखो यही निकालना है, प्लस डेल्टा HI अपॉन डेल्टा टी, और मुझे माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी ये दिया है, और नीचे तो 1 है, 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है। कितना दिया है ये, 2 इंटू 10 की पावर -3, तो इतना पार्ट है क्या, 2 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू, ये निकालना है, और नीचे 2 है, इस वाले 2 को इधर ले जाओ तो इंटू 2 कर दो, ठीक है, और ये आ गया आपका आंसर, प्लस डेल्टा HI डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो प्लस डेल्टा HI फाइनल आंसर बेटा, अपॉन डेल्टा टी क्या आ गया, 4 इंटू 10 की पावर -3, यूनिट क्या आएगी, मोलर सेकंड इनवर्स, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट सेम रहती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लो, यही अपना फाइनल आंसर है। कितने लोगों का आंसर ये आ गया था, फटाफट से बताएं जल्दी से। इसका मतलब आप सारी चीजें समझ गए हो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना और रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस लिखना। कितने लोगों का आंसर आया था, अब तो सभी लिखेंगे यस सर, मेरा 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 तेरा 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 तेरा, हाँ बहुत बढ़िया। चलो
क्लियर? वाह यार, फटाफट से एक और हो जाए, जल्दी से, तुरंत आंसर निकालना, तभी मजा आएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके सामने आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। चलो बताओ जरा ये वाला। फटाफट से बोले। एक्चुअल में रेट क्या होती है, ये थोड़ी बहुत मतलब रेट कम होती है, यहाँ -3 आना चाहिए मेरे ख्याल से, 10⁻³ कर लो यहाँ पर। ठीक है, करेक्शन होगा यहाँ, -3 कर लो सभी लोग। ठीक है, अब सॉल्व करो। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ये इफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज दिस, व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। देखो ये रिएक्शन आपको दे रखी है, फटाफट से आंसर निकालना। ठीक है, चलो बोलो क्या लग रहा है आंसर। हाइड्रोजन के लिए दिया है और आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया निकालना है, बताएं जल्दी से। क्या लग रहा है, आगरा, बदलापुर, चेन्नई या ढोलकपुर, बताएं। आगरा, बदलापुर, चेन्नई या ढोलकपुर, क्या लगता है आंसर, फटाफट से बोलो। जिसका आंसर सही आ गया ना, मतलब सारी चीजें आज आप सीख ली है आपने आज की। मैं आपको इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में ग्राफ से भी समझाऊंगा, है ना, ग्राफिकल एनालिसिस भी करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूं, आप चेक करना, मोस्टली कर लिया होगा। N2+3H2, देखो मुझे दिया क्या है, पढ़े सवाल ध्यान से पढ़े। इफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज दिस, मतलब -ΔH2 अपॉन ΔT, रेट ऑफ डिसअपियरेंस दे रखा है ना, कितना, 1.8 × 10⁻³ और रेट की कुछ यूनिट ले लो, मोलर सेकंड इनवर्स ले लो। यहां उन्होंने नहीं दी है, अच्छा दी है यहां, ओ ब्रैकेट में दिया, ओ दे रखी है, मोल पर लीटर मतलब मोलर सेकंड इनवर्स। ठीक है, यूनिट गिवन थी, ये हो गया। मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया प्लस डेल्टा अमोनिया डिवाइडेड बाय ΔT, ये मुझे निकालना है। क्लियर? अब ध्यान से देखना जरा, मैं इसके लिए, किसके लिए, इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं, ROR। ROR को तुम बराबर कर सकते हो कैसे, -ΔN2, बताना जरा इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, तो डिवाइडेड बाय 1ΔT, 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है। इधर क्या आएगा, -ΔH2, बेटा उधर कोफिशिएंट क्या है बेटा, 3, तो 3ΔT इज इक्वल टू प्लस ΔNH3 डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा, 2ΔT, ऐसे लिखूंगा। ध्यान से देख लो जरा, सही है, एकदम एकदम क्लियर है, क्लियर है ना। चलो अब मुझे देखना, ये गिवन है, क्या गिवन है, ये गिवन है और ये निकालना है, मतलब H2 और अमोनिया उठा लो, इसका मतलब ये उठाएंगे, ठीक है, और क्या उठाएंगे, ये उठाएंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे, इसका कोई काम नहीं है यहां पर, इन दोनों को बराबर कर रहा हूं मैं अगले पेज में, क्लियर है एकदम, इन दोनों को बराबर कर रहा हूं, क्या, इधर -3 है और इधर प्लस के साथ 2 है। ठीक है, तो माइनस के साथ ΔH2 डिवाइडेड बाय 3ΔT इज इक्वल टू प्लस डेल्टा अमोनिया डिवाइडेड बाय 2ΔT, सही है, क्लियर। अब मुझे -ΔH2 अपॉन ये गिवन है कितना, 1.8 × 10⁻³ है ना। ध्यान से देखना जरा, इतना पार्ट गिवन है और इतना पार्ट तुम्हें निकालना है। कितना गिवन था ये -ΔH2 वाला, 1.8 × 10⁻³ तो 1.8 × 10⁻³ और डिवाइडेड बाय क्या है, 3, और इतना पार्ट तुम्हें निकालना है, तो 2 को तुम यहां ले जाओ तो × 2 हो जाएगा।
क्या आ गया आंसर? आ गया प्लस डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा ये देख लो। 3 से कट गया ये कितना 0.6 और 0.6 इंटू 2 12 1.2 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू प्लस डेल्टा अमोनिया डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। आ गया आपका आंसर, ये चेक कर लो। ठीक है, यूनिट क्या आएगी? मोलर सेकंड इनवर्स। क्या लग रहा है आंसर आपको? क्या लग रहा है आंसर? अरे क्या बात है, कब से बदलापुर लग रहा था। अच्छा, मैंने बहुत स्लो सॉल्व किया है, तुम लोग बहुत तेज हो गए हैं। तेज हो रहे हो, बहुत सही। समझ गए कहानी पूरी? रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस के सवाल कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे कुछ क्वेश्चन और करेंगे हम, और आपको एक डीपीपी भी आ जाएगी अभी, तो सॉल्व कर लेना उसको। बेटा आज का जो लेक्चर था बस इतना ही काफी है, आज रेट के बारे में समझा रहा था। अब मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे एवरेज और इंस्टेंटेनियस का ग्राफिकल एनालिसिस बताऊंगा, तो आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है ना। ठीक है, क्लियर एकदम मामला? ठीक, जाते जाते हम आपको एक बात कहना चाहते हैं। बहुत दिनों से ये बात मेरे दिल में थी, मैं कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था। आज वो दिन आ गया, करेक्ट 1 महीने के बाद। थैंक यू सो मच, आप लोग यहां पर आए और आपने हमसे केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करवा लिया। सॉलिड स्टेट होने वाला था वैसे, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट हो गया। ठीक है, सॉलिड स्टेट के जब तक मॉडल वगैरह बन जाएंगे, सब रेडी हो जाएगा, एनिमेशन बनेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। सॉलिड स्टेट में अंडरस्टैंडिंग होगी। आज के लेक्चर में सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत रह गई, रेट के बारे में थोड़ा बहुत लग रहा है आपको कि अच्छा थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, तो नेक्स्ट टर्न पे जब मैं ग्राफिकल एनालिसिस समझाऊंगा तब आप समझिएगा कि एवरेज को किस तरीके से हम निकालते हैं और इंस्टेंटेनियस को किस तरीके से निकालते हैं, है ना। क्लियर है सभी लोगों को? क्लियर है मामला? आपके कोई और सवाल हो तो पूछ लो, 2-4 मिनट तो बातचीत कर ही सकते हैं, इतना पढ़ लिया तो। बड़े दिनों बाद मिल रहे हो। देखो बेटा ध्यान रखो, केमिस्ट्री में कई चीजें ना, आपको कुछ चीजें फैक्ट बेस्ड होती हैं, कुछ डेफिनेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है, तो आपको उसको देखकर ही याद रखना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है ना। बहुत ज्यादा चीजों के अंदर घुसोगे ना तो थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है आपको, है ना। जितना काम का है उतना पढ़ते जाओ। ओवरऑल सिलेक्शन मैटर करता है हमारे लिए। बाद में आपसे कोई कुछ नहीं पूछता कि क्या करते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, कुछ नहीं। फिर तो तुम भी बोलोगे हम तो 18 घंटे पढ़ते थे। 18 घंटे पढ़ने से थोड़ी कुछ होता है। इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए, भले ही 4 घंटे की हो। केमिस्ट्री को तो आप सीधा सीधा क्या करो, अपने शेड्यूल में मिला लो। देखो केमिस्ट्री की सबसे अच्छी खास बात है, अगर आपने क्लास में केमिस्ट्री कर ली ना, अच्छे से क्लास अटेंड करो डेली, जब जब क्लासें हो रही है। क्लास अगर आपने अटेंड कर ली ना केमिस्ट्री की, तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लास में ही हो जाएंगी। ठीक है, फिर आपको क्लास के बाद सिर्फ और सिर्फ नोट्स रिवाइज करने की जरूरत है, जो आप बनाओगे अपने, यानी ये वाले नहीं, ये तो मिलेंगे ही आपको। ये तो तुम्हें इसलिए दिए जाते हैं कि आप एक बार देख लो कि क्या क्या चीजें पढ़ाई हैं, और फिर खुद से भी नोट्स बनाने हैं आपको, है ना। चलें फिर, तो खुद से नोट्स बनाते जाओ, रिवीजन करते जाओ। ठीक है, नोट्स बनाते जाओ, रिवीजन करते जाओ। 1 से 1.5 घंटा ही बस आपको पढ़ना है। ठीक है, क्लास 11th की अभी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो मैं करवा दूंगा आपको बाद में। पहले जो नया चल रहा है अपना चैप्टर, इसको अच्छे से करो। केमिकल काइनेटिक्स का आज का जो लेक्चर था ना बेटा, उससे डायरेक्ट सवाल आते हैं एग्जाम में। आप पीवाईक्यू उठा के देख लेना। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा डीपीपी में, तो उसमें पीवाईक्यू डाल दूंगा। ठीक, चलें फिर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।